नमस्कार, मैं हूं विक्रम फकीर। आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज। हॉटलाइन न्यूज गुजराती के बाद हमने अभी हॉटलाइन न्यूज हिंदी भी शुरू किया है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं अभी, तो इसके लिए हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपका रिस्पॉन्स की जरूरत है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। इसके अलावा आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने पत्रकार हिमांशु भाई भट्ट। नमस्ते हिमांशु भाई। आज का हमारा टॉपिक है, जिस तरह ट्रंप ने पहले पोस्टिंग किया कि इसराइल और ईरान के बीच उन्होंने सीज फायर करवाया है, बाद में थोड़े घंटे ऐसा लगा कि इसराइल ने वापस वो सीज फायर का उल्लंघन किया, ईरान ने भी किया। लेकिन लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभी अभी दोनों पक्ष यानी ईरान और इसराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और ट्रंप इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। और अभी उनकी इच्छा है कि नोबेल प्राइज भी इसके लिए उनको मिलना चाहिए। हिमांशु भाई, हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये सीज फायर की क्रेडिट, ये क्रेडिट जेबी इंसान डोनाल्ड ट्रंप को यूएस के अंदर उसके विरोधी बोलते हैं टैको। टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, हर एक चीज में वो यू टर्न लेता, ऐसा बोलते हैं उसके। अभी ये सीज फायर की बात करें तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये सीज फायर की बात क्यों कर रहे हैं। लगता तो नहीं बहुत लंबा सीज फायर नहीं चलेगा। उसकी वजह है कि हर एक के इजराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना और ईरान के अंदर रिजिम चेंज, ईरान की पूरी मिसाइल साइट्स को भी खत्म करना। ये वो इजराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। ईरान का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? इजराइल को दुनिया के मैप पर से नेस्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना। इजराइल जैसा कोई राष्ट्र नहीं रहे वहां तक लड़ना, ईरान का ये स्टेटेड। और यूएस का, जो यूएस ने बीच में आके मिसौरी से लेके B-2 बॉम्बर्स को उड़ाया 11,000 किलोमीटर दूर ईरान के अंदर, फर्दू में, नेंस में, अशफाक में जो बॉम्बिंग किया, वो क्या था? वो था ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए बंकर बस्टर्स बॉम्ब किए थे। फर्दू में जहां कहा जाता है कि ईरान के इनरिच यूरेनियम का जत्था पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बॉम्ब गिराए गए। नैंस में और अशफाक में तो काफी खुआरी भी हुई है, काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पर जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो सेंट्रीफ्यूजेस को खत्म कर दिए। मगर अब दूसरे तीसरे दिन ये बातें आनी शुरू होगी। आप देखिए, पहले दिन तो ट्रंप ने बोल दिया हमने इनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हम जीत गए। मगर दूसरे दिन उनके वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि वी डोंट नो इनका जो 400 किलो एनरिच यूरेनियम था ईरान का, क्या वो फर्दू के अंदर ही था और वहां से बाहर निकाल लिया गया, ये किसी को नहीं पता। अगर समझ लो इतनी ज्यादा बॉम्बिंग की, बंकर बस्टर्स जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बॉम्ब माना जाता है न्यूक्लियर के बाद में, उसको इस्तेमाल किया इन लोग। मगर फिर भी अगर वो 400 किलो यूरेनियम का नाश नहीं कर सके, मतलब ईरान के पास अभी भी 10 परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए असला मौजूद है, तो क्या ऑब्जेक्टिव सब खत्म हुआ? नहीं हुआ। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने फिक्स मैच खेली। कतार के ऊपर यूएस के बेसिस जो है, गल्फ में दूसरी जगह पे बेसिस है, उसके ऊपर बोल के हमला किया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई कल सुबह 10 बजे मैं हमला करने वाला हूं, आप अपने लोग हटाओ। ये चीज ईरान ने की। तो देखिए, आज तक 12-15 दिन की जो भी वॉर चली है, युद्ध चला है, वो युद्ध के अंदर दोनों पक्ष को काफी नुकसान हुआ। एक इजराइल था जो शुरू में बोलता था उनका आयरन डोम 90% कैपेसिटी में एयर डिफेंस करेगा। आज इजराइल बोलने लगा है हमारे आयरन डोम की कैपेसिटी 65% पे आ गई है। मतलब कि अगर आप 100 मिसाइल छोड़ो ईरान से इजराइल के ऊपर, तो उसमें से वो 65 मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा, मगर 35 थ्रू होके
इसराइल के ऊपर गिरेगी, और इसराइल में ये हो रहा है। और देखिए एक चीज याद रखिए, इसराइल एक बहुत छोटा सा देश, 29,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो वहां पर निशान चूक थोड़ा सा भी होगा ना तो भी वो मिसाइल बर्बाद नहीं होगी, कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। और अगर समझ लो कि एक तरफ बहुत बड़ा ईरान जैसा ज्योग्राफी जिसको इजराइल बुरी तरह मारो, तेहरान को तहस नहस कर दिया है, वहां पर एयर डिफेंस के नाम पे कुछ बचा ही नहीं, रोज मारते हैं, बहुत मारते हैं इजराइल वाले। मगर फिर भी क्या इजराइल भी अपने को हो रहा नुकसान सहन कर पाएगा? छोटा सा देश है, छोटी सी पॉपुलेशन है, तो उनका रिजर्व भी उतना ही होगा। तो ये सीज फायर एक तरह से जरूरी था कि जिससे दोनों देश अपनी अपनी क्षमताओं को फिर से संभाल सके और देख सके। और ट्रंप तो है ना क्रेडिट जीवी आदमी है, ट्रंप ने बोलना हमने सीज फायर करवा दिया, हाँ बराबर है, इसराइल को तो सप्लाईज यूएस से आते हैं तो इसराइल तो मानेगा, मगर उन्होंने भी 12 घंटे मार लिया पूरा, उसके बाद सीज फायर किया। ईरान के लिए तो उसके प्रॉक्सीज भी लड़ते हैं। तो मुझे भाई ये जो सीज फायर हो गया है अभी मान लीजिए, तो लेकिन इससे विश्व के और देशों जैसे हमारे ऑयल प्राइसेस अप जाने वाले थे, क्योंकि ईरान के 45% की इतना कुछ उधर से बढ़ सप्लाई होता है, तो ये सब इकोनॉमी के लिए इसका फायदा क्या होगा? अभी वो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद करने में बोलते तो है हम कर देंगे, मगर उनमें ताकत कितनी है करके रखने की? क्या वो कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा स्पेक्यूलेशन के ऊपर आप जस्ट सोच लो, विक्रम भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज अगर दुनिया ने ईरान और रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटा लिए, जो भी ट्रंप बोलता है कि रशिया पर से तो मैं हटा लूंगा, अगर सैंक्शन हटा लिए और दोनों का ऑयल, क्योंकि दोनों के पास ऑयल है, बहुत ज्यादा ऑयल है, ईरान के पास भी बहुत ज्यादा ऑयल है, हालांकि सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल है ईरान के पास, ऑयल का भंडार, अगर वो ओपन मार्केट में आना शुरू हो गया, ये तो सैंक्शंस की वजह से ईरान खाली मर्यादित रूप से चाइना को देता था, और वो भी युआन में डीलिंग करता था, डॉलर में नहीं, और जो भी स्मगल होकर पाकिस्तान जाता था वो, अगर समझ लो ओपन मार्केट में आ गए ईरान और रशिया, तो ऑयल के दाम आज जो 60, 65, 70 बैरल रुपए, वो घट के नीचे 30, 35 आ जाएंगे। तो ये होगा नहीं। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है उसको उठाने की बात नहीं होगी। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। भारत के लिए लोग बोलते थे, ये एक प्रोपेगेंडा था कि जो बोलते थे कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने रोक दिया। ईरान की ताकत कितनी है रोकने की, वो बताओ ना मुझे। क्या वो चाइना के कंटेनर रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। भारत के कंटेनर तो रोकता ही नहीं है। नहीं, हम एक हिपोथेटिकली मान लेते हैं, मान लीजिए ये सीज फायर नहीं हुआ था या ट्रंप ने मध्यस्थी नहीं की होती, तो अपने देश की इकोनॉमी, कम से कम भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है ये युद्ध का? भारत की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम लोग दुनिया में हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंस है ना, उसमें ईरान का 1% भी नहीं है। हम ईरान से कुछ लेते ही नहीं है। कुकिंग गैस वो रास्ते से, कल मैंने ऐसा पढ़ा कि एक न्यूज़पेपर में कि कुकिंग गैस की स्कैरसिटी होने वाली है, उसके लिए अछत होगी उसकी, तो ये सही बात है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हाइपोथेटिकली अगर बंद कर दिया ईरान से, तो इससे होगा क्या? हमारे पास जो कतर से गैस आता है, वो गैस की लाइन वहां से जाती है, समझ लोगे वो बंद कर, गैस के दाम 6 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ सकते, क्योंकि भारत 7 दिन का रिजर्व लेके चलता है। अपने पास एनर्जी रिजर्व में 7 से 10 दिन का होता है, तो 7 दिन गिनते हैं। वैसे ही ऑयल के जो टैंकर्स आते हैं ईरान से तो हम नहीं लेते, मगर दूसरे बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई, जो भी हम लेते हैं वहां से आता है, वो 40% है तकरीबन, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंसी आज भी क्रूड ऑयल जो हम लेते हैं वो रशिया से लेते हैं।
और दूसरा अभी हम गोयाना से लेते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से लेना चालू किया है हम लोगों ने, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता। तो भारत के लिए तो ये सही मायनों में देखो असर होता था, क्योंकि जब दुनिया में सप्लाई कम हो जाता है तो उसकी दामों के ऊपर असर होती है, और वो इन्फ्लेटरी असर दिखती थी। मगर आप देखोगे कि जिस दिन बॉम्बिंग किया अमेरिका ने, उसके दूसरे दिन तो भाव कम हो गए थे। न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो बॉम्बिंग हुआ, फर्दू के ऊपर, नैन्स के ऊपर, अशफाक के ऊपर, उसके बाद वाले दिन तो ऑयल के भाव, क्रूड के भाव इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो गए थे, जो लोग बोल रहे थे कि ऊपर जाएंगे। तो ये परसेप्शन का खेल है। एक देखिए, ईरान, जहां तक भारत की इकोनॉमी का सवाल है, हमारा ईरान के साथ में ट्रेड एक बहुत लिमिटेड है, 10-12 बिलियन के, 10-12-15 बिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता भारत जैसी इकोनॉमी के लिए, जिसके पास 880 बिलियन के फॉरेन रिजर्व, और जिसका एक्सपोर्ट भी आज 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यह पड़ेगा कि इससे जो जनरल इंश्योरेंस है, मैरीटाइम इंश्योरेंस है, वो बहुत बढ़ जाता है, और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, जब मैरीटाइम ऐसी वॉर की स्थिति आती है तो इंटरनेशनली इंश्योरेंस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसमें से कोई भी बाकात नहीं रहता। वैश्विक क्रूड की जहां तक बात है और भारतीय इकोनॉमी पे सवाल है, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ईरान इजराइल वॉर के वजह से जो फटका और जो तकलीफें पूरे वैश्विक अर्थतंत्र को होगी, वो भारत को भी पड़ेगी। मगर एक चीज समझने की जरूरत है कि ईरान के ऊपर 40 साल से सैंक्शन लगे हुए, और ईरान के साथ में भारत का व्यापार विनिमय बहुत मर्यादित है, तो वो असर नहीं होगी। मगर जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, क्योंकि एक बार जो हूती मिसाइल मारना शुरू कर दिया रेड सी के अंदर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान ने बंद कर दिया और वो करने में सक्षम हो गए, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस के दाम बहुत बढ़ जाए, मैरीटाइम इंश्योरेंस बहुत बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में हम एनर्जी प्रोडक्ट्स में 10 से 12% का उछाल देख सकते। मगर अब ये संधि की बात आ गई है और ये बंद कर दिया है, क्योंकि एक चीज देखिए, ये 12 दिन के पूरे युद्ध में अमेरिका या इजराइल ने पूरे तौर पर ईरान के ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला नहीं किया। हाँ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा डैमेज किया है, मगर ज्यादा उनका। लेकिन हिमांशु भाई, आपको लगता है कि जो अमेरिका ने और इजराइल ने जो हमला किया, उससे वो न्यूक्लियर जो जिधर उन्होंने अंडरग्राउंड रखा था न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उसका वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि ये खाली बात ही है कि जैसे इजराइल बता रहा है हमने डिस्ट्रॉय कर दिया? इसमें एक चीज है, अमेरिका का जहां तक सवाल है ना, एक चीज हमेशा देखते आई है कि वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो बहुत ट्रांजैक्शनल होते हैं। अभी ट्रंप भी 4 साल रहने वाला है, तो उसने क्या सोचा हो। और जहां तक किसी भी प्रकार का रेडिएशन लीक फर्दू के पास से भी नहीं देखने को मिल रहा, कंटामिनेशन हो सकता है अंदर जमीन के अंदर, मगर रेडिएशन लीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये जो 400 केजी यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम, उसको शायद रशिया भेज दिया गया है या देश के बाहर कहीं भेज दिया गया है बचाने के। अभी ऐसी स्थिति में जब फर्दू साइट को, नैन्स साइट को, अशफाक साइट को पूरा का पूरा खत्म कर दिया है, बंकर बस्टर डाल के 200-300 फीट अंदर, तो ऐसे में 10 साल 15 साल तक ईरान परमाणु बम बना नहीं सकेगा। दे विल नॉट बी एबल टू मेक द बॉम्ब, क्योंकि ये साइट जो कंटामिनेट हो जाएगी, वहां पर उसको यूज करना फिर से मुमकिन नहीं। ऊपर से इजराइल ने इनके बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। अभी ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स भी फिर से लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम 6 से 8 साल 10 साल तक पीछे जा सकता है। मगर जहां तक मैं मानता हूं, मेरा यह मानना है कि इनकी
परमाणु क्षमता को पूरा का पूरा खत्म नहीं किया गया। हाँ, वो उनकी क्षमता को कम कर दिया गया है, जिससे फिर से इनको मेहनत करनी पड़ेगी। कि जैसे कहते हैं ना कि सांप सीढ़ी के खेल के अंदर 2 से आप सीधे 97 पे चढ़ जाते हो, 98 पे जाके अगर सांप निकल जाता है आपको, तो आप सीधे नीचे आ जाते हो 2 पे। वैसी स्थिति कुछ ईरान की हो जाएगी, तो उनको शुरू से फिर से करना पड़ेगा, मतलब 6, 8, 10 साल और लगेंगे। क्योंकि मैं 1999 से सुनता आया हूं कि जो वेस्टर्न पावर्स बोलते आए हैं कि ईरान 3 से 5 साल परमाणु बम के दूर है। आज कहां 99, कहां 2025, और आज भी यही बात कर रहे हैं कि 2-4 हफ्ते, 4-6 हफ्ते हो बाद। क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए वो एनरिच यूरेनियम 95% होना चाहिए। देखिए 60% आते आते बहुत वक्त लगता है। वो पीसफुल पर्पस के लिए वो जो होता है परमाणु शक्ति वो यूज करते हैं हम लोग, मगर 60 से 95% तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं है। और ऐसा कहा जाता था कि लगभग 400 किलो यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम ईरान के पास पड़ा हुआ। तो मतलब 8 से 10 बॉम्ब बन सके उतना ही एनरिच यूरेनियम है। मगर अगर मैं याद करूं तो अभी थोड़े दिनों पहले पुतिन ने कहा था कि ईरान से यूरेनियम ले लेंगे, रशिया में रखो, जब उनको जितना चाहिए पीसफुल पर्पस के लिए मैं देता हूं। तो ये एक संभावना हो सकती है, क्योंकि ये बातें बहुत हो जाती है और दोनों तरफ मार बड़ा पड़ा। अच्छा हिमांशु भाई, ये अभी एक जो बात हमने शुरू की थी सीज फायर की, तो आपको लगता है कि ये सीज फायर लंबा चलेगा या फिर परमानेंट रहेगा, या फिर थोड़े दिन में वापिस दोनों वॉर मोड में आ जाएंगे? देखिए ये सीज फायर लंबा नहीं चले, जहां तक मैं मानता हूं। उसकी वजह देखिए, इजराइल ने जो ऑपरेशन किया ना, वो इजरायली मोसाद ने किया, और मोसाद ईरान के अंदर घुस गई थी। मतलब ईरान के ही लोगों को फोड़ के उन्होंने अपनी तरफ किया। ईरान के अंदर ही मोसाद ने ड्रोन बनाने की फैक्ट्री बनाई, और वहीं से ड्रोन ईरानी IRGC के ऊपर मारे। अभी ऐसी स्थिति में अगर मुल्ला रजीम जो ये आज का है खामेनी का, वो रिजीम अभी भी रहा, बरकरार रहा वहां पर, तो होगा क्या सर? सीज फायर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा, तो IRGC विल स्टार्ट सर्चिंग दिस मोसाद पीपल। मोसाद ने जिनको फोड़ा उनको ये पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। तो ईरान के अंदर बहुत खून खराबा होने के चांसेस अब दिख रहे हैं, और बड़े पैमाने पे ये मुल्ला ब्रिगेड का IRGC मोसाद के सपोर्टर्स को मारने लगे। अभी ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका बीच में कूदेगा? अमेरिका की तकलीफ ये है, वो हमेशा कहते हैं तुम मारो मैं हूं पीछे। मोसाद तो अंदर घुस गई, मोसाद ने तो पूरा कर दिया, मगर वहां के जो लोगों को अभी रक्षण देना है, जो कि ये ईरान की रिजीम के विरुद्ध में है, उनको कौन बचाएगा? अगर ये रिजीम बची तो उनको कौन बचाएगा? तो ईरान के अंदर बहुत बड़ा खून खराबा मैं देख रहा हूं अगले 2-4 महीने में। अंदर युद्ध हो जाएगा। हाँ, आंतरिक युद्ध, टाइप ऑफ अ सिविल वॉर बच चुके हैं। वो लोग मुल्ला रिजीम को चलाएंगे, और मुल्ला रिजीम, ये जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये होगा। चलो, ये तो फिर आपने जो बात बताई ये नई बात है, और देखेंगे हम अभी आगे आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच हिमांशु भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।